बेसिक का ही है, जिनका बेसिक नहीं है ना थोड़ा बहुत उनको बेसिक का आइडिया भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टॉक। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे, तो अगर कॉपी में लिखना है तो लिखना है या फिर मेरे को बोल देना एक बार, ठीक है? सुना ना, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है व्हाट इज स्टॉक का। पहला है लोन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन है लोन टू द गवर्नमेंट, दूसरा है ओनरशिप इन कंपनी, तीसरा है टाइप ऑफ बॉन्ड और चौथा है सेविंग अकाउंट। क्या होता है स्टॉक? ओनरशिप इन अ कंपनी, नहीं पता? और कोई? स्टॉक क्या होता है? पार्टनरशिप नहीं होता है, कंपनी अलग है। तो पहला का जो आप लोग मैक्सिमम लोग आंसर दे रहा है बी, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या है? नहीं पता? बताए तो थे। तुम बताओ भाई, व्हाट इज अ स्टॉक? लोन टू द गवर्नमेंट, ओनरशिप इन अ कंपनी, टाइप ऑफ बॉन्ड और अ सेविंग अकाउंट। टाइप ऑफ बॉन्ड। हम बोले व्हाट इज स्टॉक, तो स्टॉक खरीदने का उस दिन भी तुमको हम बताए थे कि स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी में ओनरशिप लेना। एक स्टॉक खरीदने का मतलब क्या होता है? अगर हम एक स्टॉक खरीदते हैं ना तो इसका मतलब है हम कंपनी का ओनरशिप राइट अपने पास ले रहे हैं। जितना मैंने मेरे पास जितना स्टॉक है उतना का हिस्सेदारी मेरे पास है। तुम्हारे कॉपी में हिंदी में लिखे थे हिस्सेदारी, है ना? तो कैसे बोल दे रहा है कि नहीं पता? वो बोल रहा है बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब पता है तुमको? हाँ, बॉन्ड का मतलब पता है? तुक्का मत मारो, बाद में स्टार्ट कर लेना। दूसरा है व्हाट डज आईपीओ स्टैंड फॉर, ठीक है? आईपीओ का क्या मतलब है बताना, ठीक है? हाँ, पहला इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑफर, सही है। दूसरा इनिशियल प्राइस ऑफर, ठीक है। थर्ड है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और फोर्थ है इंडियन प्राइवेट ऑप्शन। थर्ड है, तुम बताओ थर्ड क्या बोले हम? थर्ड क्या बोले हम? ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सही है और ये सही है। थर्ड क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी ऑब्जर्व द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करता है इंडिया में? आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई। इसका आइडिया है? नहीं पता ना, ठीक है बता देंगे वो हम क्लास के बाद, बेसिक थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बैठेंगे। क्या? सेबी है, चलो ठीक है। बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई, होगा शायद आइडिया। एनएसई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास होता है, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। विच इंडेक्स रिप्रेजेंट द टॉप 30 कंपनीज इंडिया। तुम बताओ तो कि विच इंडेक्स रिप्रेजेंट द टॉप 30 कंपनीज इन इंडिया। तुमसे नहीं पूछे थे। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। उसका नाम है निफ्टी 50, तो 50 कंपनी ऐसे ही आ रहा है और बताए भी थे। तो सेंसेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज है। हम तो ऑप्शन ही नहीं दिए थे इस बारी। विच वन इज नॉट अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन नहीं है? अभी आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोले हो। एनएसई, बीएसई, नेस्डेक और आईआरडीए। नेस्डेक भी है इसमें। नेस्डेक, नेस्डेक के बारे में बताया भी नहीं है। हाँ, सी और डी है ना, तो लोग सी और डी में कंफ्यूज होंगे, क्लियर है। बट देखो चांसेस डी का होने का क्यों ज्यादा है पता है? क्योंकि हम बोले आईआरडीए, इसके बारे में बताए थे ना, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका होने का चांसेस ज्यादा है। नेस्डेक के बारे में हम नहीं बताए हैं। नेस्डेक हमारा नहीं, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज तो एनएसई, बीएसई है जो कि ऑलरेडी 1 और 2 में है। तीसरा नेस्डेक है जो अमेरिका का है, इंडिया का नहीं है। बचा चौथा ऑप्शन आईआरडीए, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस कंपनी का, तो यही होता है। हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? हाँ बोलोगी? काइंड ऑफ बेनिफिट है वो, बट क्या है डिविडेंड बताओ थोड़ा। डिविडेंड का तो आइडिया होगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो। वही कंपनी हम उनको डिविडेंड देता है, मतलब स्टॉक वो देता है, नहीं तो कुछ पैसा है। तुम थोड़ा बताओ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट हमको दे देता है। हाँ, प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही डिविडेंड कहलाता है। कभी भी आप शेयर्स खरीद के अपने पास रखोगे ना, तो क्या होगा, कुछ कुछ देखना है। एक मैंने कंपनी का क्या होता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होता है, 3 महीना में रिजल्ट अनाउंस करता है। तो हर 3 महीना में बहुत सारा कंपनी होता है, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डिविडेंड कहलाता है। नहीं, ग्रोथ नहीं होने वाला नहीं होता है।
हाँ, अब मान लो कि मेरे पास प्रॉफिट किए हैं और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम प्रॉफिट को अपने पास रख के बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे तुम्हारा आईटीसी है। आईटीसी का काम पता है कोई? आईटीसी क्या काम करता है? हम ग्रुप में इस बार भेजे थे कि कुछ कुछ मेरे को बताओ कि क्या करता है। तो ये एक कंपनी है जो क्या करता है, थोड़ा बताओ। क्या बनाता है? एक एग्जांपल। सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि इसके नाम में ही टबैको है ना, इंडियन टबैको कंपनी। तो पहला ही बात है, सबसे बड़ा बिजनेस है सिगरेट बनाने का। और दूसरा कोई? आशीर्वाद का आटा यही बनाता है, ठीक है। तो आशीर्वाद का आटा है। उसके बाद कोई क्लासमेट का कॉपी रखा है तो कॉपी भी इसका है, ठीक है। अरे उसके बाद इतना बड़ा कोलकाता का हेरिटेज है वो, आईटीसी रॉयल बंगाल, है ना, वो होटल भी इसी का है। तो ये है आईटीसी का काम। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड के बाद। ये कंपनी का हम नाम क्यों लिए? क्योंकि ये इंडियन मार्केट में अभी सबसे अच्छा डिविडेंड देता है। लोग इसको सिर्फ डिविडेंड के लिए उठा के रखते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो, अगर प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ हो तो ये डिविडेंड दे देगा। हाँ, स्लो मूविंग है, बट आपको इससे डिविडेंड मिल जाएगा। किसी को अगर ऐसा चाहिए कि ये लेके हमको डिविडेंड बस लेना है, तो इससे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद है मेरा व्हाट इज अ बुल मार्केट, ठीक है। बुल मार्केट क्या होता है? तुम थोड़ा बताओ, अभी कोई नहीं बताएगा बुल मार्केट क्या है, क्योंकि तुम नहीं बोल रही है। बुल मार्केट यार 3-4 चीज हम बताए थे, बुल, बियर और साइडवेज। तो क्या होता है बुल मार्केट? तो ये बोल दो, नहीं पता है, मेरे भला के लिए नहीं पूछ रहे हैं। तो बुल मार्केट क्या है? व्हाट व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, व्हेन प्राइसेस आर स्टेबल, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग और नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा कोई दिमाग लगाएगा तो समझ में आएगा। हम उम्मीद नहीं करते कोई गलत भी बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंसिव स्टॉक? डिफेंसिव स्टॉक, 4 स्टॉक का सेक्टर हम बताएंगे। सेक्टर पता है सबको कि सेक्टर क्या होता है? तो डिफेंसिव स्टॉक, हाँ नहीं, डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है? स्टील कंपनी, आईटी कंपनी, एफएमसीजी कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन चारों में डिफेंसिव स्टॉक कौन सा होता है? एफएमसीजी मतलब नहीं पता है ना, बताओ एफएमसीजी का मतलब। डिफेंसिव बोले तो वही पता नहीं, तो बंदूक आता है, वो डिफेंस अलग हो गया। तुम गलत नहीं बोला है, बट वो डिफेंस अलग होता है। तो एफएमसीजी कहीं बंदूक नहीं बनाएगा ना। डिफेंसिव मतलब क्या होता है ना, कि आप किसी स्टॉक में पैसा लगाए तो आपको पता है ये डूबेगा भी नहीं और ये बढ़ेगा भी नहीं, मेरा पैसा बचा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक सेक्टर आता है मेरा, ये वाला सेक्टर एफएमसीजी। कोई एक लड़का था जो एफएमसीजी के बारे में मेरे को मैसेज भी किया था कि ये कौन सा मैंने सेक्टर में आएगा। एफएमसीजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। अब ये सेक्टर में कौन कौन सा कंपनी आता है? साबुन, तेल, खाने पीने का सामान, जो कंपनीज बनाता है ना, वो इन सब में आता है। एक बात बताओ, कोविड के टाइम में इसका बिक्री बढ़ा होगा या घटा होगा? बढ़ा होगा। लोग घर में थे, कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर देश में वॉर छिड़ गया, इसका बिक्री बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में दो कंपनी कभी भी खराब परफॉर्म नहीं करेगा, एक ये और एक फार्मा। क्यों नहीं करेगा? लोग बीमार होंगे, जरूरत है, और दूसरा खाने का जरूरत है। तो ये स्टॉक्स क्या होता है ना, जब भी कोई मतलब देश में ऐसा विपदा टाइप का कुछ आ जाता है कि बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, तो सारा पैसा इधर डाल देने का कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि बिना खाए बिना तेल साबुन के लोग नहीं रहेंगे, तो ये चलेगा एफएमसीजी। और उसके बाद फार्मा, लोग बीमार भी पड़ते हैं, ये बहुत जरूरी सेक्टर है। कोविड में सबसे ज्यादा इसी का डिमांड था, फार्मा का। थोड़ा आप लोग का ना बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसीलिए कर रहे थे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? उम्मीद है आप भी आंसर देंगे इसका। होल्डिंग स्टॉक फॉर मोर देन अ ईयर, बाइंग एंड सेलिंग द सेम डे, बाइंग म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट इन आईपीओ। सेम डे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है आज ही हम एंट्री लिए और आज ही हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज टू बाय एंड सेल स्टॉक्स इन इंडिया? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं? यूपीआई, पेटीएम वॉलेट, आरटीजीएस और जीरोधा। जीरोधा सब सुना है, ठीक है। बहुत बड़ा कंपनी जहां पे स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द यूजुअल टाइम ट्रेडिंग टाइम फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट का हम ऑप्शन नहीं देंगे, ट्रेडिंग टाइम क्या होता है बताओ? 9:15 to 3:30, ठीक है। तो अभी ये जितना भी बेसिक था हमारा क्लियर है, आप लोग को बताएंगे हम बेसिक, ठीक है।
अब थोड़ा एचडीबी के बारे में बताओ। एचडीबी फाइनेंशियल्स जिसका आईपीओ आ रहा था। सर आईपीओ ठीक है सर, अच्छा पकड़ गिर नहीं दिया। ये एनालिस्ट है सर, 7.7% गेन दे रहा है। हम लोग यहाँ बैठते हैं ना, तो एक लड़का है जो एनालिस्ट है, सब कर लेता हो, कॉल पुट खरीद लेता है, एनालिस्ट कर ले रहा है। थैंक यू ये है, ठीक है, फाइनेंशियल्स। क्यों बोले थे और क्यों अच्छा बोल रहे इसको? अच्छा होगा तभी इसको बोले हम, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा कंपनी है, इसका पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी। खराब है या अच्छा है? एचडीएफसी हम लोग हर जगह सुने हैं। तो एचडीएफसी और इसमें अंतर क्या है? ये एक एनबीएफसी कंपनी है। अब एनबीएफसी क्या होता है ना, ये बैंकिंग कंपनी नहीं है, बैंक तो ये है, ठीक है। तो सपोज कर लो, सिबिल के बारे में किसी को पता है कि सिबिल स्कोर क्या होता है? यस सर, क्रेडिट का सिबिल स्कोर पता है? कितने लोग को नहीं पता है सिबिल के बारे में? पता है? जिसको नहीं पता ओपनली बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिबिल के बारे में नहीं पता है तो सिबिल क्या होता है ना, तुम्हारा एक स्कोर होता है जिस बेस पे हम लोग को लोन मिलता है। हम लोग लोन लेने के लिए किसके पास जाएंगे? यहाँ, ठीक है। अगर हमारा स्कोर खराब रहा तो ये डिनाई कर देगा कि हम लोन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो जिनको ये लोन नहीं देगा ना, उनको देता है एनबीएफसी, ठीक है। तो ये अपना इस कंपनी को क्यों बनाया है नॉर्मली बताओ? ये भी तो लोन देता था, ये क्यों बनाया है? इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं क्या? अब ये क्यों मेरे को लोन देगा? तो मैंने ऐसा क्यों है कि इसको पता है कि इसका सिविल स्कोर खराब है। सिविल स्कोर कब खराब होता है? सिविल स्कोर तब खराब होता है ना, जब ऐसा पता है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका सिविल खराब है मतलब बैंक आपको लोन क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको लोन नहीं देगा। तो उनको लोन देता है ये। अब इसको भी तो डर है भाई, आप अगर लोन नहीं दिए तो मेरा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। बट ये क्या करता है, उसके लिए हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अगर ये 9 से 10% में आपको लोन दे रहा है जो बैंक है, तो ये आपको इतना में देगा, 13 से 15%, ठीक है। तो ये एक एनबीएफसी है। तो अब मान लो कि यहाँ पे वो लोग हैं एचडीएफसी में जो प्रीमियम कस्टमर हैं, जो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट जो डिफॉल्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे, उनको भी ये क्यों छोड़े? उनसे भी ये बिजनेस कमाना चाहता है, तो उसके लिए बनाया इस कंपनी को। तो सबसे पहला बात पता है क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग अपने ये में देखते हैं कि सबसे पहले ये जो कंपनी रिलायंस, इसका मालिक कौन था? रिलायंस तो अंबानी का है ना। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? धीरू भाई से, ठीक है। धीरू भाई को आज शायद बहुत कम लोग जानता होगा, बट उनके 2 बेटे थे, एक अनिल और दूसरा मुकेश। तो मेरे को पता है, अब अनिल का रिलायंस का बिजनेस था, ये रिलायंस का टेलीकॉम चलाते थे। पहले रिलायंस का एक छोटा सा फोन आता था टेलीकॉम का, तो वो इनका बिजनेस था, खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट मुकेश का बिजनेस किसी से छिपा नहीं है, वो हर लाइन में है, अभी सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर ये अपने बिजनेस को 2-3 बच्चा में बांट दिए, इनका 3 बच्चा है, ठीक है, अनंत, आकाश और एक इनकी बेटी है, नाम मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो अब हम ये चीज क्यों बात कर रहे हैं कि इनमें बांट दिए? तुमको अनंत और आकाश पे विश्वास क्यों है? अगर उनके बिजनेस में, जैसे अनंत अंबानी का जियो है और उनकी बेटी का है जो हम लोग रिलायंस डिजिटल देखते हैं, फिर वो स्मार्ट पॉइंट जो होता है वो इनकी बेटी का है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों पे बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पापा का नाम पीछे है, जो कभी अपनी जिंदगी में गलत नहीं किया है, इंडियन मैंने कस्टमर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो इस पे बिलीव करने का कारण ये है, हम एचडीएफसी पे बिलीव कर रहे हैं क्योंकि मेरे को पता है इसका बैकिंग एचडीएफसी है। और एचडीएफसी आज नहीं, 1980s 90s से जो इसमें इन्वेस्ट करके रखा है ना, उसको वो बहुत अमीर बनाया है। एचडीबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका मेरे को फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, बट इसका ये है। तो ये तुम्हारा क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इसका भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। मेरे को भी फुल फॉर्म नहीं पता है। अब इसको हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन तो पता चला कि एचडीएफसी बैंक का बैकिंग है, ठीक है। दूसरा पता है क्या हुआ कि ये बोला कि गेन वैसा कुछ नहीं दे रहा है। जब तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, उसका क्या प्राइस है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। बट एक बात बताओ, जो कंपनी क्या लिस्ट नहीं हुआ है वो काम नहीं किया है? हम लोग के आसपास अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारा कंपनी है। मैक्सिमम लोग जो सीए करते हैं ना, उनका देखना बहुत सारा कंपनी एसोसिएट्स के नाम से चलते रहता है। कल को अगर उनको भी एक्सपेंड करना है तो वो तो लिस्टिंग में आ जाएंगे। कल को अगर उनको भी अपना बिजनेस को बड़ा करना है तो वो स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। कंपनी हम लोगों से पैसा उठाएंगे और फिर अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये कंपनी भी पहले से ऑपरेटिंग था, इसको पैसा का जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अब इसको एक्सपेंड करना है और अल्टीमेटली ये पूरे इंडिया में अवेलेबल है, बट इसका बिजनेस का माइंड कुछ और होगा और इनका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि इनको और ग्रोथ करना है। तो इसीलिए ये फंड रेजिंग में आ गए हैं, ठीक है। अब जब तक ये लिस्ट नहीं हुआ था ना, बड़ा बड़ा कंपनी का क्या होता है कि जब तक ये लिस्ट नहीं हुए होते हैं ना, नॉर्मल पब्लिक में भी इनका एक चलते रहता है कि इसका भाव क्या होना चाहिए नॉर्मल पब्लिक के बीच में।
तो सपोज कर लो ये वाला इसके पास है, लिस्ट नहीं हुआ अभी तक, स्टॉक एक्सचेंज में हम इसको खरीद बेच नहीं रहे, ये इसके पास है। अब इसको भी पता है कि HDFC बैंक का बैकिंग है, अगर वो तुम इससे खरीदना चाहेगी तो तुम किस दाम में देगा? सपोज कर लो तुम 100 रुपये में खरीदा इसको, तुम किस दाम में इसको देगा? लिस्ट होने वाला है। नहीं, लिस्ट अभी होने वाला कुछ पता नहीं, लिस्ट होगा कि नहीं। बस वो लड़की खरीदना इसलिए चाहती है कि उसको बैकिंग पता है, इसको पता है कि फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है। तुम 100 में खरीदा है, तुम इसको कितना में देगा? कुछ भी एक रैंडम दो, 150 देंगे। एटलीस्ट प्रॉफिट करके ही देगा। तो अभी क्या हो पता है, 100 का चीज वहां 150 हो गया, अब ये 150 का चीज वो भी तो प्रॉफिट करने के लिए किसी को बेचेगी, तो शायद 250 बेचेगी, ठीक है। तो ये अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, तो अनलिस्टेड स्पेस में ना इसका प्राइस का जो डिस्कवरी हो रहा है वो सिर्फ इन लोगों के बीच में हो रहा है। प्राइस का डिस्कवरी मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राइस लोग बोल रहे हैं खरीदने बेचने के लिए, सोचो 100 से 150 और 150 सीधा 250, तो ये अनलिस्टेड स्पेस में हो रहा है, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक ये कंपनी लिस्ट नहीं हुआ था ना, इसका दाम इतना तक पहुंच गया था, 1250 रुपये तक, ठीक है। जब तक ये लिस्ट नहीं हुआ था 1250 पहुंच गया, और अभी भी ये लिस्ट नहीं हुआ है। हम आप लोग से अनुग्रह करेंगे कि 2 तारीख को ये लिस्ट होगा, प्लीज इसको देखना है कि किस प्राइस में लिस्ट होता है। अब कंपनी बोला है कि हम लोगों को ये शेयर 720 से 740 के बीच में देंगे। लिस्ट हुआ 797 में। पता है तुमको? हाँ तो देखिए। ठीक है, इसका दाम हम नोट कर दे रहे हैं। हाँ, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो रहेगा 797, लगभग 800 रुपया, ठीक है। मेरे को लगता है ज़्यादा होगा। तो अब 720 से 740 का जो प्राइस है, कंपनी कोट किया है कि इस प्राइस में हम लोगों को शेयर बेचेंगे अपना, बट अनलिस्टेड स्पेस में क्या प्राइस था? तो इसका डिमांड होना चाहिए कि नहीं? मतलब कि अगर ये मार्केट में आता है तो इसके पास चांसेस है इसको हिट कर जाने का। तो अगर कोई 700 में खरीदता है तो 1200 रुपये 500 रुपये का ऐसे ही प्रॉफिट है, क्योंकि 40% डिस्काउंट में ये लिस्ट हो रहा है। तो हम इसीलिए बोले थे इसका एनालिसिस करो कि ये कंपनी अच्छा, हम भी अप्लाई किए हैं, पता नहीं मेरे को मिले नहीं मिले, बट हमको लगता है कि कुछ नहीं तो इसको 1000 रुपये में तो लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ है ना कि कंपनी अगर 100 शेयर लोगों को देने आया है ना कि हम 100 ही शेयर बेचेंगे, देखो पूरा कंपनी तो नहीं बेच देगा ना, कुछ पोर्शन वो लोग देते हैं पब्लिक को, तो कुछ पोर्शन में वो 100 शेयर बोला है अगर देने के लिए, तो जो लोग इंटरेस्टेड हुए वो 2000 हो गए हैं। और हम IPO जब आप लोग को बता रहे तो हम बोल रहे थे 100 को देख के 1900 को पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 100 को ही मिलेगा। अब नॉर्मली सोचो कि जब तक वो नहीं मिला है तब तक ही इतना डिमांड है, तो जिस दिन वो लिस्ट होगा उसका प्राइस रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि 100 लोग वो दे रहा है और 2000 लोग आ गए हैं लेने के लिए। सर, एक ठीक, क्वेश्चन है, बोलो। IPO में तो मतलब बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो सर वो लोग जो अप्लाई करते हैं जिसमें लिस्ट का नाम आता है, तो सर वो लोग किस वे में मींस देते हैं? पेन कार्ड होगा। वो लॉटरी होता है, पूरा लॉटरी बेस्ड। 2000 लोगों में लॉटरी होगा, जिन 100 को लगेगा वही, मतलब लक के हिसाब से। बस पूरा लग, और कुछ नहीं। तो अब एक बात बताओ कि 100 शेयर वो बेच रहा है और 2000 लोग अप्लाई किया है, तो मिलने का चांसेस कितना है? नहीं, तुमको मिलने का चांस कितना है अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो? मतलब अगर कोई बेसिक 12 में कॉमर्स किया है तो प्रो राटा का एक एडजस्टमेंट आता था, प्रो राटा का सिलेबस से बाहर था, जो सिलेबस से बाहर था हम भी समझे, बंगाल बोर्ड में सिलेबस के बाहर है, बट हम लोग पढ़े थे उसको। तो प्रो राटा में क्या था ना कि जब वो नहीं मिलने वाला होता है तो वो मैक्सिमम टाइम में क्या करेगा कि 100 ही शेयर अगर वो अप्लाई, मैंने 100 ही शेयर वो देना चाहता है और 2000 लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो मैक्सिमम बार वो क्या करता है ना कि अगर आप 14 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हो तो वो 10 दे देगा आपको, और बाकी 4 को दूसरे लोगों में एडजस्ट करते जाएगा। मान लो वो बोल रहा है कि जो आप शेयर खरीदना चाहते हो वो हम 720 करके देंगे, बट एक शेयर नहीं देंगे, आपको मिनिमम 14 शेयर लेना होगा 720 करके, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से इसका दाम 15,000 के आसपास आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन खराब हो तो देख लेना, कुछ 15,000 ही IPO का दाम होता है, ठीक है, 15,000 से ऊपर नहीं होता है। तो 15,000 में जितना भी शेयर आएगा, अब सपोज कर लो बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं लेने के लिए, तो वो क्या करेगा ना कि जब देख लिया डिमांड इतना ज़्यादा और सबको चाहिए, तो 4 शेयर आपको नहीं देगा, वो आपको सिर्फ 10 ही शेयर वो देगा, और इन 4 शेयर्स को धीरे धीरे करके बाकी लोग जो बचे हैं कोशिश करेगा मैक्सिमम यूजर्स को मिल जाए। तो आपके पास से पैसा भी वो 10 का ही काटेगा, ऐसा नहीं कि 14 का काट के 10 ही देगा, वो बाकी पैसा आपको रिफंड कर देगा। तो इसको प्रो राटा एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये प्रो राटा में एडजस्ट हो जाता है बाकी लोग को। ये सिर्फ एक कंपनी अभी तक किया था जब LIC का आया था, LIC सबको मिला था जो अप्लाई किया है। पूरा पैन कार्ड बेस्ड है, पूरा लॉटरी है। अब 2000 जो हम तुमको बोले, इसमें मतलब क्या पता है, किसी को अगर एक शेयर चाहिए तो उसको 2000 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब उसको एक मिलेगा, क्योंकि 2000 में 100 मिल रहा है ना। तो आपको अगर एक चाहिए तो क्या होगा, 2000 आप अप्लाई करो तब आपको एक मिलेगा। एक में एक बहुत मुश्किल है, किस्मत है अगर मिल गया। अब टॉपिक पे आते हैं कि अब कितना लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है। तुम भेजा था
तुम बनाया क्यों भाई? क्या कर रहा है यार तुम्हारा? फोन में है। ठीक है तुम ग्रुप में भेजना। तुम बनाया था? भेजेंगे, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है तुम्हारा? फोन ही तो खराब है। तो लैपटॉप तो था ही तुम्हारे पास। पता ही नहीं है, मतलब उसको सर। कनेक्ट नहीं किए थे ना। देखो आईपी वो है SME। बताएंगे वो क्या? नहीं बनाया यार तुम? भाई ऐसा एक्सक्यूज खोजेगा फ़ोन में तो बनता ही है। नहीं तो फोन में नहीं बनाया गलत बात है। ठीक है आप लोग नहीं बना रहे, मेरा कोई घाटा नहीं है। ठीक है हम लोग ट्रेड किए हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही आज टॉपिक को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये लोग भी नया है। और दूसरा बात ट्रेड कैसे लेते हैं, क्योंकि इस वीक के बाद हम पेपर ट्रेड आप लोग को बोलेंगे करने के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई पेपर ट्रेड नहीं कर पाएगा। और एक हफ्ता तुमको गायब थी, तुमको चाहिए था कल की नोट्स मिल जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है फिर से बताओ एक बार। ये तुम लोग भी ध्यान देना, ये लोग का हुआ है 2 क्लास पहले बट समझ में आ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? निफ्टी का चार्ट खोलो सब। सर कल आप ट्रेड टाइम देते नहीं मिला मौका। पहले तो बात कर पैसा बना कल, ज़्यादा नहीं बना। सपोर्ट की रेजिस्टेंस वगैरह जहाँ ग्रुप है निफ्टी खुला चार्ट? एक बार आप देखना हम 25,320 क्यों बोले थे, वहां दिखेगा। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में आओ, ऑल्ट आर करो एक बार, प्रेस ऑल्ट और आर। सो वन डे का टाइम। हाँ 1 डे का टाइम फ्रेम चाहिए। ठीक है हाँ, 1 डे। 1 डे है। ठीक है अब 1 डे में देखो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बना के देखो। अभी मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। अभी मार्केट का प्राइस क्या है? अभी हाँ 25,637 25,637 ये है। ठीक है और एक प्राइस बताओ जो इस रेजिस्टेंस, अगर तुम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ठीक से ड्रॉ कर ले रहा है तो 2 दिन पहले एक रेड कैंडल बना होगा जो ऐसे अंदर आ गया होगा लेकिन वो रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर गया था। 25,333 25,320 था मेरे हिसाब से। सर उसका तो जो है ना हाई पीक वो सर देख रहे लगभग 25,320 होगा। रुक जाओ ये तुम्हारा सपोर्ट था, उसके ऊपर ये वाला है ना। सर वही है सर। डे टाइम लगाया है? डे नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा डे ही है, ये वाला है लाल वाला, ये लाल। ठीक है वहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, 2-3 दिन पहले का है, उसमें देख लो ना लैपटॉप में। एक छोटा सा ग्रीन है, फिर बड़ा सा ग्रीन है, फिर ग्रीन। 2 ग्रीन के पहले जो लाल है ना। अब एक रेजिस्टेंस अगर तुम बनाओगे तो देखोगे वो क्लोज नहीं किया था बट क्रॉस किया था रेजिस्टेंस को। बना पा रहे हो रेजिस्टेंस? इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो आइडिया रहेगा बनाना कैसे है। नहीं ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा कैसे हमारा, ये मेरा लेफ्ट है। वाइट कलर लग रहा है। इसका थीम कहाँ गया? अभी दिख रहा है? अब अगर ये चार्ट है ना तो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस इसके आसपास था। नीचे बनाओगे ना, अभी बन गया तो तुम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा था? जीरो नहीं यार, ऐसा था ना। ठीक है अब देखो थर्ड लास्ट जो कैंडल है, अगर इसको हम जूम करें हाँ देखिएगा। अरे थर्ड लास्ट ये वाला कैंडल देखो, जो हम रेजिस्टेंस बना के रखे हैं ना इसके ऊपर गया था, इसका विक्स जो है ऊपर गया था बट ये क्लोजिंग नीचे कर गया। ठीक है उसके बाद से ये ऊपर चला गया है।
अब इसी कॉन्सेप्ट को समझो, हम बताते हैं यहाँ पे ड्रॉ करके। मार्कर कहाँ रखे दो जगह, देखो उस दिन क्या हुआ कि बार बार मार्केट, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो ये क्या करता था, नीचे आता था और ऊपर जाता था और फिर यहाँ से ये नीचे चला आता था। 3 दिन पहले का जो लाल कैंडल है वो ऊपर गया इस तरीके से, बट क्लोजिंग वो फिर से नीचे आके कर दिया। ठीक है, लास्ट डे जब हमारा क्लास हुआ था तो हम क्या बोले थे कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेक हम तब मानेंगे जब क्लोजिंग इसके ऊपर होगा। ठीक है, जब इसके क्लोजिंग ऊपर होगा तो हम लोग ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे कि अब मार्केट एक डायरेक्शन में चला जाएगा ऊपर की तरफ, और हम लोग जो ट्रेड लेंगे वो सिर्फ ऊपर की तरफ का लेंगे, निफ्टी का बाइंग करने का सोचेंगे। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, ये क्लोज किया क्या ऊपर, इसीलिए हम उस दिन बार बार बोल रहे थे कि कैंडल पे ध्यान देने की कैंडल का क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। वो सिर्फ ऊपर गया और नीचे आ गया तो नहीं होगा, ऊपर जाके जो नीचे चला आता है उसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। ये जो लेवल होता है उस दिन भी हम ड्रॉ करके दिए थे, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब इसको निकाल लेगा मार्केट ऊपर की तरफ तो ये ब्रेकआउट कहलाता है। ठीक है, और इससे नीचे चला आएगा तो ब्रेक डाउन। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कहलाता है। तो अभी देखो यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस से नीचे आया मतलब ब्रेकआउट नहीं, ये ब्रेक डाउन हुआ रेजिस्टेंस से। ठीक है ना, तो हम क्या यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ऊपर का, नहीं लेते। हम क्या वेट करेंगे कि तुम भाई इसके ऊपर क्लोज करो, और जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस कर रहा था ना, तो अब क्या हुआ कि इसका हाई को हम रेजिस्टेंस मानेंगे कि इसका हाई जो ये कैंडल है, ये कोशिश तो किया था एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस करने का, बट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और वापस से नीचे आ गया। तो अब मेरे लिए एक रेजिस्टेंस इसका हाई बन गया कि अब जब मार्केट इसका हाई को क्रॉस नहीं करेगा ना, हम ऊपर का सौदा नहीं लेंगे, ऊपर का कोई भी ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब अगले दिन 2 दिन बाद देखो मार्केट इसको क्रॉस कर गया 25,320 को, इसीलिए हम आपको ग्रुप में बोल रहे थे कि 25,320 के ऊपर हम बुलिश हैं। तो 25,320 को क्रॉस किया, देखो एग्जैक्ट वही होगा, 20 या 30 होगा। ठीक है, 25,320 है, 25,320 को मार्केट क्रॉस किया और अभी कहाँ खड़ा है 630, तो लगभग 300 पॉइंट है ना, समझ में आ रहा है। और उस दिन बोले थे कि निफ्टी में हम एक नहीं खरीद सकते हैं, हमको कितना खरीदना होगा 75। हाँ, लॉट साइज होता है इसका, अगर हम खरीदेंगे तो कम से कम इतना खरीदना होगा। तो जब आप पेशेंटली पूरा 1 हफ्ता वेट किए हैं कि जब ये लेवल क्रॉस होगा उसके बाद हम खरीदेंगे, तो 1 हफ्ता बाद भी आपका इनकम लगभग 25,000 के आसपास है ना, और ये 300 पॉइंट क्रॉस किया, करेंगे पेशेंटली वेट। वैसे सेम नीचे की तरफ है, आप मेरे को नीचे का बोले थे, नीचे में ऐसा कुछ एक लेवल था जहाँ पे वो सपोर्ट था, हम बोले थे ये वाला लेवल अगर नहीं क्रॉस करेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। लगभग वो भी 320 ही था कि उसके नीचे आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं आया, 294 तक आया, बट कोई क्लोजिंग मेरे को नहीं मिला था 294 के नीचे, तो हम ट्रेड नहीं किए थे। तो हम लोग जब एनालिसिस करेंगे हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ किए हैं, और हम क्यों बोलते बार बार कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे बड़ा टाइम फ्रेम है, उसको क्रॉस किया और 300 पॉइंट तुमको मिला है, तो पूरा हफ्ता इंतजार करने के बाद सिर्फ एक दिन, वो कल का दिन था जहाँ पे 300 पॉइंट हम ग्रैब किए और इतना का प्रॉफिट हम कर लेते। ये 2500 लिखे या 1000 होगा, ठीक है, ये मेरे को प्रॉफिट हो जाता। तो लोग क्या कर रहे हैं, जाके कहीं जॉब वॉब कर रहे तो वो इतना महीना में कमा रहे हैं, और वो भी बहुत लोग नहीं है, इंडिया में बहुत कम आबादी है जो 25,000 कमा पाता है। तुमको पेशेंसली वेट करना है और यही तो प्रैक्टिस करना। अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार, क्लासेस के दौरान प्रैक्टिस करोगे तो मेरे से पूछ पाओगे, क्लास खत्म होने के बाद कौन बताएगा तुमको। तो मेरे से अगर तुम लोग ग्रुप में पूछोगे नहीं हम ऐसा ड्रॉप किए थे, गलती हुआ क्या हुआ, वो मेरे को मैसेज करता था, हम रिप्लाई नहीं किए हैं। सर आपको एक मिनट, एक मिनट, सॉरी बोले आपको कि आप सर वही सेम चीज आप बाई और सेलिंग कर रहे थे, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। बट वो मेरे से ग्रुप में क्वेश्चन करता, हम हर समय आंसर देते हैं कि हाँ ये है नहीं है, जो भी। तुम्हारे लोग का क्वेश्चन ही नहीं आता है तो तुम लोग फिर क्लास करने ही क्यों आ रहे हो, कि जब तुमको इससे मतलब ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का क्लास अलग होता है, ये पूरा ट्रेडिंग का क्लास है जिसमें तुम डेली बैठ के और इसको तुम दूसरा एक इनकम बना सकते हो। तुमको कहीं जॉब नहीं करने जाना है, 20-25 हज़ार तुम्हारे पास अगर कैपिटल है, उसमें तुम इस कैपिटल को 25,000 कैपिटल को हम देखें लड़का लोग को 6 लाख 7 लाख बनाते हुए। ये एग्जाम्पल है, बोल रही थी मेरे को कि 20,000 का कैपिटल 2 लाख हुआ है, ठीक है। तो उनको भी हम रिप्लाई देते हैं, पूछो आप लोगों का कोई क्वेरी ही नहीं है, बोलिए आप क्या बोल रहे थे। आपने जिसका जैसे बाय करने के लिए कहा कि यहाँ से बाय करना है, तो फिर एग्जिट कहाँ करना है ये अपने हाँ, वो हम बता देंगे आप लोग का, वो क्लास अभी नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है। वो जब और क्लास आपका बताएंगे हम उसमें बता देंगे, ठीक है। तो अब कब प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं इंटरेस्ट एकदम मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट है क्योंकि यार तुम लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ जाके तुम भी नौकरी कर रही है, हम भी कर रहे थे एक समय, मैक्सिमम लोग यहाँ अभी फिलहाल के लिए वही है जो करेगा। बट कभी सोचियो कि इस नौकरी से निकलना है या हमेशा ही करना है। कभी तो ऐसा भी हो कि हम भी किसी को अपने अंडर रखेंगे, आज नहीं होगा एक दिन तो होगा। तो मेंटेलिटी तो लेके आओ।
कोशिश तो करो करने का, मानते हैं मन नहीं मिलता होगा टाइम, लेकिन फिर क्यों आना यहाँ पे? ये तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज का पढ़ाई नहीं है ना यार, कि एग्जाम एक दिन आएगा, एग्जाम जाके दे देंगे, पास हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। ये तो तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आएगा। और तुम ये भी ट्रस्ट करो कि जब इसमें इंटरेस्ट लोगी ना, हम 100% बोल रहे हैं, आगे जब ऑप्शंस का क्लास स्टार्ट होगा ना, उसमें तुमको एक एक ट्रेड हम ऐसा बताएंगे ना कि सिर्फ तुमको डाल देना है ट्रेड और कुछ नहीं करना है। तुम दिन भर अपना काम करते रहो, उसको प्रॉफिट देना होगा वो दे देगा, ऐसा भी है। ग्रुप में खोल के देखो, इन लोग के साथ हम ट्रेड शेयर किए हैं ना, 2 मिनट में 80,000 90,000 रुपए बनाए, 2 मिनट। वो डाले हैं कि ये ट्रेड ले रहे हैं और 2 मिनट बाद डालें कि देखो 80,000 90,000 आ रहा है। तो पूरा दिन हम उस अपॉर्चुनिटी का वेट किए हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आएगा, ऐसा होगा तो मेरे को प्रॉफिट बन सकता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कब करेंगे? तो वो तो यूज करो यार, थोड़ा तो प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस क्लास बीत जाएगा, फिर हम नहीं बता पाएंगे। आज हम समझने वाला नहीं होता है, बहुत बार मेरा उसका कन्वर्सेशन होता है। बहुत कुछ होता है सर, उसमें बहुत कुछ। कन्वर्सेशन इग्नोर करो। हम कन्वर्सेशन क्यों करते हैं? ताकि तुम लोग अगर पढ़ोगे तो एटलीस्ट इंटरेस्ट आए कि क्या हो रहा है। कन्वर्सेशन को इग्नोर करो, मेन टॉपिक को पकड़ो कि क्या शेयर कर रहे हैं। और ग्रुप नहीं तो बाकी तो क्लास कराते हैं, वही तो कर लो एटलीस्ट। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं टेक्निकल में? सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा हो गया है। यस सर, इंडिकेटर्स भी हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस का दूसरा नाम डिमांड ऐसा डिमांड जोन सप्लाई क्या? वही डिमांड। हाँ, डिमांड जोन सप्लाई जोन। ट्रेंड लाइन अभी कोई नहीं ड्रॉ कर रहा है। हम देख रहे हैं ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी कर रहा है वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? इसके बेस पे भी इंट्राडे ट्रेड मिलता है और ये क्लास खत्म होने में हम दिखाएंगे इसके बेस पे भी पैसा बना है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी करो। तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के भेजा, ट्रेंड लाइन तो भेजा नहीं, ये क्यों नहीं कर रहा है? ये डिफिकल्ट लगता है क्या? थोड़ा वो समझ ये 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में तुमको दिखेगा। यस सर, बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर में कितना था? ऐसे में आपका सर फिर बोलिंगर बैंड, ऐसे में फिर आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, अरे वो मूविंग एवरेज, आरएसआई, मूविंग एवरेज तो यही था, और मैकडी था, हाँ मैकडी मैकडी वॉल्यूम, वॉल्यूम, बस 4 इतने ही। ठीक है। ये 5 था। ये वाला ट्रेड मंडे को मिला था बॉलिंजर बैंड का। हम बॉलिंजर बैंड का ट्रेड के लिए क्या बोले थे? देखो रिवाइज करें ताकि इन लोगों को भी आइडिया हो जाए। बॉलिंजर बैंड में क्या बोले थे हम कि प्राइस अगर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो बैंड अगर स्क्वीज होने लगा है तो जैसे स्क्वीज होगा वो ब्लास्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और जब ये ब्लास्ट होगा तब आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। तो सपोज कर लो कि प्राइस अगर एक ही रेंज में ऐसे चल रहा है और बैंड मेरा इतना पतला हो गया, एकदम स्क्वीज हो गया है, तो चांसेस है या तो ये ऊपर टूटे या नीचे जाए, दोनों में से किसी साइड ये जाएगा। हाँ? बोलिंगर बैंड में समझ जाता है। बता रहे ना, तो ये किसी भी साइड जाने का चांसेस रहता है। मंडे को उठा के देखो, पहला अगर हम कुछ ग्रुप में भेजे थे तो यही बैंड था। उठाओ एक बार, खोलो मंडे का चैट। ग्रुप खुला हुआ है उसमें, तो मेरे फोन में तो होगा। यस सर, है मंडे का। मिला? मंडे ट्यूजडे है सर मंडे को भी सर आप बोलिंगर बैंड कितना बजे का है? सर डबल क्या बिका सर हाँ। 1.88। हाँ देखो, अब यहाँ लिखे थे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। प्राइस क्या चल रहा था? एक बार उन लोग को भी ग्रुप दिखा दो, देख लो। प्राइस का क्या था? बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज होके निकल रहा था, वहां पे बगल में लिखा होगा 24,975। और अगला ही टाइम में क्या था वो? अगला फिर भेजे थे हम सर 25,028 25,028। बैंड ब्लास्ट हुआ था, यस सर। वो भी भेजे कि बैंड ब्लास्ट हुआ है। सर वो आप कैसे बता दिए सर कि इतना गैप अप मतलब खुल जाना सर, वो वाला बता देंगे। सर वो वाला सुन के सर दिखा बैंड ब्लास्ट हुआ है, ठीक है।
तो ये बैंड क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे प्राइस 24,975 चल रहा था और बैंड एकदम स्क्वीज हो गया था। बैंड क्या था ये बता रहे, ठीक है। अब बैंड क्या हुआ कि बैंड मेरे को दिखा रहा था कि प्राइस ऊपर चला जाएगा और जस्ट क्या हुआ, बैंड थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ और प्राइस यहाँ आ गया 25,028। बहुत बड़ा हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन पैसा तो बना। कितना पॉइंट का है, 50 पॉइंट है, यहाँ 28 वहाँ 25 पकड़ लो, 53 पॉइंट है, 50 पकड़ते हैं, 50 × 75 कितना होता है, 1200 रुपये होता है। तो पैसा यहाँ भी बन रहा था, बट कोई देखा ही नहीं। हम पागल से ग्रुप में भेज दिए थे कि स्क्वीज हो रहा है, और लास्ट डे पढ़ा के गए थे तो हमको लगा था कि समझना इजी हो जाएगा, इसलिए भेज देते हैं कि रियल एग्जाम्पल दिखेगा ये। तो ये तुम लोग नहीं खोज रहे खुद से। बहुत सारा स्टॉक में हुआ इस सप्ताह ये तुम्हारा बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट। क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था। तो मार्केट जब एक रेंज में चल जाएगा तो मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स भी रेंज में चला आता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया वो भी चला जाएगा ऊपर, स्टॉक सारा। कब करोगे प्रैक्टिस, टेक्निकल का क्लास खत्म हो जाएगा। ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है समझना ऑप्शंस। मैंने इसमें तो फिर भी समझ में आ जा रहा है क्योंकि ड्राइंग वगैरह हो जा रहा है, उसमें ना कोई ड्राइंग है, वहाँ पूरा दिमागी खेल है। स्क्वीज होगा तो ब्लास्ट का वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद RSI देखे हैं, मैकडी देखे और वॉल्यूम देखे हैं। वॉल्यूम को हम लोग कब करेंगे, जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होगा और वॉल्यूम बहुत बड़ा हमको दिखेगा तो हमको लगेगा कि हम ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं। तो टेक्निकल में ये फंडा मेरा खत्म है। अब सिर्फ लास्ट एक बचा है जो चार्ट पैटर्न है। लास्ट डे कुछ चार्ट पैटर्न बताए थे, कोई लिखा है अगर तो मेरे को बताओ, हम वही बताएंगे आज। और हेड एंड शोल्डर और राउंड बॉटम और बाकी लोग भी कोई बताओ यार, पीछे बेंच से बताओ कुछ। एम नहीं बताए थे। वो हेड एंड शोल्डर को याद तुम कितना पीछे सोच रही है, तुमसे मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम भी अटेंटिव रहो। एक था कप एंड हैंडल, ठीक है। दूसरा था ट्रायंगल, ट्रायंगल भूल गए, ट्रायंगल था। तीसरा हेड एंड शोल्डर। चौथा राउंड बॉटम जो बोले, राउंडिंग बॉटम। ये चार ही बताएं क्या, नाम भी पता है, ड्रॉ करके सब। और बताए थे ना, हाँ, पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग और ये ड्रॉ करके नहीं दिखा, कोई ड्रॉ नहीं किया थे, सिर्फ एक रफ बनाए थे वो तो। असेंडिंग ट्रायंगल में आएगा। चलो 5 को ही पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा अब तुम लोग के लिए भी सीखने का है क्योंकि ये लोग को भी नहीं पता है, ठीक है। अभी तक जितना था हम सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि तुम लोग थोड़ा इंगेज हो जाओ टॉपिक से कि है क्या। और ये प्राइस पैटर्न जो बताएंगे ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। देखो कप एंड हैंडल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई भी एक शेयर है जिसका दाम 100 रुपये चल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, कोई भी शेयर में ऐसा हो सकता है। कोई मेरे को कॉल किया था कि हम क्रिप्टो में कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये क्रिप्टो में भी आप चाहो एकदम अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। क्रिप्टो हम रेकमेंड नहीं करेंगे, हम क्रिप्टो रेकमेंड नहीं करेंगे, आप लोग अपने रिस्क पे करो, ठीक है। अब देखो प्राइस 100 रुपये है, हम बता रहे कप एंड हैंडल, ठीक है, ध्यान रखना। प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये पे आया और वहां से प्राइस नीचे आना चालू हो गया, तो अब 100 रुपये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आते 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 बेस बनाने लगा। बेस बनाना क्या होता है, सपोर्ट बनाना। बेस मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम जिस पे खड़े होते हैं वो हमारा बेस होता है। तो प्राइस बेस बनाने लग गया, तो बेस बनाने लग गया मतलब प्राइस सपोर्ट बनाने लग गया, ठीक है। तो प्राइस इसके पास कुछ ऐसा ऐसा सपोर्ट बनाने लगा। जिंदगी भर प्राइस यही रहेगा क्या, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाएगा तो आप पूछ रहे थे ना कि एग्जिट कहाँ पे लेंगे, तो एग्जिट यहाँ लेंगे मेरा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। बोलो प्राइस यहाँ पे है तो 100 से कम है, मान लेते हैं कि 90 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, बेस पे ही एंट्री लेंगे। अभी जब आपको और भी आपका पहले वाला क्लासेस बताएंगे ना, तो एंट्री हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे तो मेरे पास ऊपर का प्राइस मेरे को पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो इस जगह पे हम एग्जिट लेंगे क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। धीरे धीरे प्राइस क्या हुआ, वापस से यहाँ आ गया, वापस से 100 रुपया
ठीक है, 100 से 90 वापस से 100, ये होते रहेगा, ऊपर नीचे प्राइस हमेशा होते रहेगा। आपको नीचे वाला प्राइस को पकड़ना है, आपके पास इतना कैली होना चाहिए कि हम पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला जगह क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस वो जगह होता है जहां से प्राइस नीचे आने लगता है, और सपोर्ट वो जगह होता है जहां से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अभी क्या रेजिस्टेंस में दो ही चीज हो सकता है, या तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास स्टे कर जाएगा कुछ टाइम तक, और या तो रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, दो ही चीज होगा। अगर ये यहाँ पे स्टे करने लग गया तो चांसेस है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ठीक है। निफ्टी में वही हुआ कि 3-4 दिन वो रेजिस्टेंस के पास घूम रहा था, अचानक वो ब्रेक कर गया। अगर वो स्टे कर रहा है तो ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा है, अगर स्टे नहीं कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो फिर इस जगह पे हम वेट करेंगे बाय करने का, ठीक है। ये क्या हुआ, अब देखो कप एंड हैंडल जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हम इसको, इस प्राइस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। अभी हम लोग रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े हैं, याद रखने में इजी होगा। जो प्राइस पैटर्न हम लोग करेंगे ना, जितना भी अब प्राइस पैटर्न है, जो हम 5 को तुम लोग को बताएं वो प्राइस पैटर्न है, इसको हम लोग नेकलाइन बोलते हैं। बोल देना रेजिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलते हैं इसको नेकलाइन, ठीक है। क्यों इसको नेकलाइन बोलते हैं, अब प्राइस के और 100 के पास आया और थोड़ा 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 नीचे आने लगा, ठीक है। पूरा 90 तक नहीं आया, थोड़ा 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 नीचे आने लगा, इस टाइप से नीचे आने लगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो एक्सपायरी दिन होता है, तो भाई चुप रहो यार, एक्सपायरी के दिन होता है। सर ठीक है। तो ये क्या है, मेरा कप का जैसा शेप है, और ये शेप क्या है, हैंडल के जैसा, ठीक है। तो वापस से जब प्राइस यहाँ पे जा रहा है तो ये हैंडल की तरह गोल बन रहा है। भाई थोड़ा देख लो यार, वापस से ये वाला जब प्राइस इसको रीच करेगा तो ये हैंडल की तरह बनेगा, क्योंकि इससे छोटा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, लास्ट डे भी हम ये चीज बताए थे कि प्राइस जब अपने नेक लाइन, या कि जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको क्रॉस करेगा तो टारगेट क्या हम डिसाइड करेंगे। ये सपोर्ट हो जाएगा। हाँ, ये सपोर्ट हो जाएगा। अब ये सपोर्ट नहीं रहेगा क्योंकि प्राइस इसको क्रॉस कर चुका है। तो अब मेरे लिए ये प्राइस है जहां पे हम बाइंग करने का सोचेंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया है। लेकिन सोचो, हम लोग यहाँ पे ही एंट्री लिए हैं, ये सोच के कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, हम लोग यहाँ एंट्री ले लिए। अब इसका एग्जिट कहाँ पे करेंगे, तो चला गया, तो चलो 100 रुपये से 105 आ गया, एग्जिट कर लेंगे। बोलो, उस दिन तो तुम था ही। रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे। तो मान लो ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। ऑल टाइम हाई समझ में आता है कि कभी भी इस प्राइस को रीच ही नहीं किया था 100 के बाहर, आज पहली बार 100 के बाद गया और ये पैटर्न बना के गया है, तो क्या होगा, और बढ़ने का। कितना दिन वेट करेगा भाई, हो ही सकता है कि 112-15 से वापस आ जाए नीचे। 110 सर। लास्ट थोड़ा सा बताया था। टारगेट सेट कर देंगे। जितना उसके पीछे दाम होगा उतना ही। टारगेट सेट कर देंगे। फिर कितना सेट करेंगे, जो नीचे बीच में गैप है 100 और 90 के बीच, लास्ट डे बताए थे कि ये क्यों बनाए हम, कि ये जो गैप है, उसके उतना ही गैप के ऊपर ये जितना बड़ा गैप होगा, नेकलाइन से लेके सपोर्ट के बीच का जो गैप होगा, हमारा टारगेट इसके बाद उतना ही होगा। ये गैप कितना है, 10 रुपए का है, तो हम 110 पे एग्जिट करेंगे। हो सकता है 120, 30, 40 चला जाए, 120, 30, 40 गया, फिर से हम सपोर्ट का वेट करेंगे, और तब ये सपोर्ट होगा, ना कि ये, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर गया था। तो हर बार प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा। तो ये कप एंड हैंडल है, और ये ड्रॉ होता है। हम अगर आज जाएंगे घर, अगर मेरे को ऐसा कुछ पैटर्न मिला जिसमें कप एंड हैंडल मिल रहा है तो हम भेजेंगे। लास्ट टाइम राउंडिंग बॉटम एक भेजे थे, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है, कोई डाउट पूछते तो बताया करो। आपने टारगेट बताया, स्टॉप लॉस नहीं बताया। पता नहीं, 90 हो जाएगा। अब ये ट्रेड लेने लायक है कि नहीं, अगर 90 स्टॉप लॉस है। वो रेशियो निकालेंगे हम। देखो, रिस्क वाली। नेकलाइन, सपोर्ट, ठीक है, प्राइस ऐसे करके गया ऊपर, तो ये कप का शेप ले लिया, ठीक है, और प्राइस यहाँ से टकराने के बाद जब थोड़ा थोड़ा नीचे आया था तो ये हैंडल का शेप ले लिया, ठीक है। सब अब क्या होगा ना कि अब ध्यान दो ठीक से, आप लोग को हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। जब प्राइस नीचे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस नीचे आया, ऊपर से एक लाइन टान दी है, ये होता है ट्रेंड लाइन। तो अभी क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे सब ये स्टॉप लॉस क्या होगा, तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया था। अब देखो, इसको अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी मेरा क्या स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे करके होगा। अभी जब प्राइस इस यहाँ से तो क्रॉस किया होगा ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया होगा यहाँ जाने के लिए, क्या होगा, डाउट है, उनको पता था। प्राइस ये रेजिस्टेंस को टच किया है, टच करने के बाद नीचे आया, ठीक है। तो जब वो नीचे आया तो डाउन ट्रेंड में नीचे आया,
नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है। हम लोग एक टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे तो डाउन ट्रेंड क्लियरली समझ में आने लगेगा। तो जब डाउन ट्रेंड समझ में आ गया, हम यहाँ पे एक अपना ट्रेंड ड्रॉ कर दिए। ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड का। अब इसको ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड को तो ब्रेक करना होगा ना, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होगा कब? जब ये लाइन ब्रेक होगा। तो ये लाइन जहां ब्रेक होगा वही मेरा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? पक्का? नहीं समझ आया। देखो, आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और ट्रेंड लाइन हम तुम लोग को भी बोलेंगे प्लीज़ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा अच्छा चीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलता है उसमें। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कम ट्रेड मिलता है। जब भी प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जाता है ना, ये ऊपर जा रहा है और फिर ऐसे करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस ऐसे ऊपर जाते रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो प्राइस बार बार इस लाइन के ऊपर आके टच करता है। तो ये टच वाला जो लाइन रहता है ना, ये ट्रेंड लाइन कहलाता है, ठीक है। और जब प्राइस धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आने लगता है तो हम लोग यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार जब ये अप ट्रेंड था इसलिए इसका नीचे वाला को हम लोग ड्रॉ किए, ये नीचे वाला लाइन को ड्रॉ करते गए। बट डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस का ऊपर वाला पोर्शन को पकड़ेंगे हम लोग कि प्राइस का हाई क्या है। तो अभी जब यहाँ पे हैंडल बना के ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो प्राइस का ऊपर वाला से ऐसे करके हम लोग एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ किए थे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है ना। तो ये जब डाउन ट्रेंड है तो यहाँ भी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अब क्या, प्राइस ऊपर जाने के लिए इस लाइन को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना प्राइस को, तभी तो ऊपर जाएगा, वरना जा ही नहीं सकता है। तो जहां इस लाइन को वो ब्रेक कर रहा है, यहां पे भी देखो इस लाइन को ये ब्रेक कर रहा है, तो ये लाइन जहां ब्रेक होगा यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी भी इसमें डाउट होगा आपको, आई एग्री, बट वो कब डाउट क्लियर हो जाएगा, जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप लोग को डाउट है तो बोल दो। आप रेशियो बोलते थे कि रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो निकालते हैं। अभी उसका रिस्क भी रेशियो बता देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि डाउन ट्रेंड को कैसे स्टॉप लॉस के लिए यूज करना है। अब सपोज कर लो कि ये वाला प्राइस तो 90 था और ये प्राइस 100 था, हमको पता टारगेट 10 रुपये का ही हम रख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अगर हम स्टॉप लॉस भी 10 रुपये का रख देंगे तो एक मिलना और एक जाना, मतलब अगर मेरा हिट हुआ तो 10 रुपये गया और आया तो 10 रुपये आया, तो 1:1 बन रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, कम से कम एक के बदले 2 आना चाहिए। तो जब हम ये कर रहे थे तो ध्यान दो, प्राइस यहाँ था 95 था जब हम स्टॉप लॉस लगा रहे थे। हम एंट्री लिए 100 में, स्टॉप लॉस मेरा 95 और प्राइस का टारगेट कितना है 110, तो जा रहा है 5, आ रहा है 10। तो ये मेरा दूसरा क्या आता है कप एंड हैंडल के बाद, ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कैसे मार्केट में बनेगा, ये लास्ट टाइम भी बना था ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, हमेशा प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सारा पैटर्न है, ऊपर से नीचे के लिए नहीं है, नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है। फिर भाई 100 वाला एग्जांपल को पकड़ते हैं। प्राइस 100 के पास था और इस बारी जब प्राइस ऊपर गया ना तो इस शेप में नहीं गया, इस बारी गया ट्रायंगल के शेप में। ट्रायंगल का शेप कैसा होगा, हाँ वो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे करके फॉल किया और बेस नहीं बनाया, ऐसे ऊपर चला गया। बेस बनाने का मतलब क्या होता है कि कुछ दिन यहाँ पे वो स्टे किया है इस टाइप से, बट इस बार स्टे नहीं किया, शार्प करेक्शन था और शार्प रिकवरी भी हुआ, ठीक है। तो ये जो मार्केट का प्राइस फॉल करता है ना, इसको हम लोग टर्म से यूज करने का करेक्शन बोलते हैं, फॉल नहीं बोलते हैं, ये होता है करेक्शन। और ये चला गया जो ये वाला शार्प फॉल और ये शार्प राइज, ठीक है, ये वापस से राइज कर गया प्राइस। तो यहाँ पे कोई बेस बना क्या, बेस नहीं बना। बेस कब बनता, जब वो यू की तरफ से रिकवर करता। तो बेस नहीं बनने के कारण ये एक तरह से ट्रायंगल का शेप ले लिया है, ठीक है ना। तो जब ये ट्रायंगल का शेप लेगा, अब क्या बोले हम कि जितना हम लोग प्राइस पैटर्न पढ़ेंगे उसमें इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेक लाइन। याद रखना, ये मेरा नेक लाइन है। जब भी प्राइस पैटर्न पढ़ेंगे रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ये नेक लाइन कहलाएगा। अभी क्या हुआ ना कि प्राइस इसको क्रॉस कर गया। अब मेरे को बताओ कि हम इस जगह पे प्राइस आने का वेट करेंगे या इस जगह पे एंट्री लेंगे। 100 में अब प्राइस जब इसको क्रॉस करके 110 चला गया है तो अब हम वेट नहीं करेंगे कि 90 आएगा तो हम एंट्री लेंगे वापस से, हम वेट करेंगे यहाँ का कि प्राइस कब यहाँ आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। या फिर दूसरा बात, जब तुमको पता है कि प्राइस ट्रायंगल शेप में ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ एंट्री ले सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब ट्रायंगल शेप होता है तो ये ब्रेकआउट कर जाता है और टारगेट यही वाला। जैसे हम लोग कप एंड हैंडल कर रहे थे, टारगेट क्या था, गैप, यहाँ भी वो गैप होगा टारगेट। ये 10 रुपये का गैप है, वो भी 10 रुपये का होगा, ठीक है। ये चाहिए। तीसरा क्या है, राउंडिंग बॉटम ना,
सेम है। 100 रुपये का एग्जाम्पल, ठीक है, 100 रुपये प्राइस है। अब देखो बॉटम बोला है ना, राउंडिंग बॉटम, तो प्राइस ऊपर आएगा या नीचे? नीचे, बॉटम नीचे होता है। अभी आया और ये बॉटम बोला है तो प्राइस यहाँ भी इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये देखो कप एंड हैंडल की तरह ही है, बट इस बार ये नीचे आके हैंडल नहीं बनाएगा। हाँ हाँ, तो नीचे आके इस बार वो हैंडल नहीं बनाएगा, ठीक है। इस बार वो क्या करेगा, यहाँ से सीधा एग्जिट ऊपर चल जाएगा। अगर ये हैंडल बनाता तो ये राउंडिंग बॉटम धीरे धीरे क्या हो जाता, कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो जाता, बट ये कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर चल गया, इसलिए राउंडिंग बॉटम है, ये तुम्हारा कप एंड हैंडल नहीं है। और सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यही वाला गैप मेरा टारगेट है ऊपर। कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है पूछ लो, बहुत ईजी है। नहीं, बिना हैंडल का ही है, राउंडिंग बॉटम बोलेंगे, कप एंड हैंडल, ठीक है। अब कटोरा नहीं बोल सकते उसके तरह ना नहीं तो कटोरा बोल देते हैं। एक्चुअली जापानीज टर्म्स है ना, तो उन लोग कटोरा को कुछ और बोलता होगा। बाउल, बाउल इंग्लिश है, तब पता नहीं मुझे होता है। जापानीज लोग क्या बोलता है पता नहीं। और ये मार्केट हमारा पूरा जापानीज टर्म्स पे है। चौथा हेड एंड शोल्डर, ये लास्ट डे बताए थे ना। देखो फिर 100 का एग्जांपल, ये क्या है, निकले ध्यान रख रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये नेक लाइन है, प्राइस पैटर्न पड़ रहा है, ठीक है। अब जितना बार हम बताएगा प्राइस उतना बार वैसे वैसे ही रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। दूसरा भी तरीका हो सकता है, तो दूसरा तरीका को यहाँ पे पकड़ते हैं। प्राइस नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और ये नेकलाइन और ये रेजिस्टेंस दोनों यही है, तो हो सकता है कि इस बार फिर वो यहाँ से नीचे आ जाए, ऊपर ना जाके। इस बार फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस है तो फिर नीचे आए, ऐसा नहीं क्रॉस कर जाएगा। फिर ये नीचे आया, छोटा बनाएगा, फिर इसको टच किया। ये छोटा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। प्राइस लास्ट टाइम यहाँ से वो बाउंस किया था, फिर ये आया और इस बार यहाँ से गिरा नहीं, इस बार ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब कितना बार टच किया ये, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि मिनिमम 3 टच चाहिए, यहाँ पे 4 टच है। अब देखो क्या होगा, ये और ये शोल्डर कहलाएगा और ये कहलाएगा हेड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट शोल्डर, इसको क्या बोलेंगे, राइट शोल्डर, और ये होगा मेरा हेड, इसीलिए इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके का जब पैटर्न बनाएगा प्राइस, तो इसका टारगेट क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, वो हेड का, ये हेड के बीच का जो गैप है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद उतना ही ऊपर मेरा टारगेट होगा, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग क्या, ये जहाँ और इन दोनों के बीच का जो गैप है, वही वाला टारगेट यहाँ से ऊपर का होगा, 80 हो गया। जो भी हो गया। ब्याज कंपनी का नाम, 50 बैंक का नाम बता तुमको, अरे मतलब बैंक से 50 बैंक, बैंक नहीं सर, कंपनी का नाम। वो निफ्टी 50 में, बैंक में नहीं। पांचवा क्या था, वो छूटा, हाँ, पोल एंड फ्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम इसमें हमको पैसा ही बना है। अच्छा है पैटर्न है ये, पोल एंड फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, फ्लैग का स्पेलिंग गलत है, पोल एंड फ्लैग, ठीक है। ऐसे हमारा जो झंडा होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा नहीं बनेगा। पोल एंड फ्लैग का मतलब क्या होता है, झंडा ही फ्लैग है और पोल, तो ये पोल और ये फ्लैग, ठीक है। मार्केट में कभी भी ना, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो ऐसे ऊपर नहीं जाता है, वो क्या होगा ना, ऐसे जिगजैग 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 ऐसे करके ऊपर जाएगा, माने थोड़ा नीचे आएगा, हाँ हाँ। तो ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो, हाई लो, हाई लो, इसको बोलते हैं हायर हाई लोअर लोज, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ऐसे करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही आएगा, एक बार में ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। तो अभी क्या हुआ, ये नीचे आया, इस टाइप करके आया नीचे। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, भले प्रैक्टिस नहीं की हो। यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, हाँ हो जाएगा, होगा ना। ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, प्राइस ऊपर जा रहा है इसलिए अप ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड, ऐसा करके हम एक अप ट्रेंड बना दिए। ऐसा ही बना सकते हैं हम लोग, बॉक्स के अंदर भी इस ट्रेंड को बना सकते हैं, अप ट्रेंड ही ये कहलाएगा। चाहे तुम नीचे से बनाओ चाहे बॉक्स के अंदर से बनाओ, अप ट्रेंड ही कहलाएगा। प्राइस यहाँ से गिरा है तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हम बना दिए। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ये होगा पोल और ये होगा फ्लैग, हाँ।
इसीलिए हम बोले यहाँ पोल एकदम सीधा नहीं होता है। सर आर्मी तो नीचे ये झंडा गिर रहा था, ठीक है, बीच में रुक गया है, और उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ से अगर निकल गया अच्छा क्यों नीचे भी तो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है, तो ये पोल एंड फ्लैग नहीं बनेगा। तो वो रेक्टेंगल ये पोल एंड फ्लैग तब बनेगा पूरा फ्लैग बनने वाला, उसके बाद ऊपर चल जाएगा। तुमको ये हो गया है, तुम ड्रॉ कर लियो, ठीक है। अब ऐसा तुमको नहीं पता है कि पोल एंड फ्लैग ही है, तो तुम्हारे पास ये ड्रॉ है और ये इतना तक हुआ है, हो सकता है ये इसके नीचे आ जाए, ठीक है। तो जब तक ये इतना हुआ हम यहाँ ड्रॉ करके बैठे रहेंगे, हम इंतजार करेंगे कि इस लाइन को तुम क्रॉस कर, इस लाइन को क्रॉस किया तो पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया कि पोल एंड फ्लैग है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और खोजेंगे। मैं पहले से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करके रखना पड़ेगा ये, तुमको नहीं तो ड्रॉ होने के बाद कैसे पता चलेगा, ये तो हो गया कहानी। तो ये हम लोग, मेरे साथ भी जब मार्केट में होता, अभी लास्ट वीक ही हुआ ऐसा, हम ड्रॉ करके बैठे थे, मेरे को भी इंतजार था कि इसको क्रॉस करेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं किया क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद हो गया ये पैटर्न। तो क्या वो स्टॉप हो गया वही पे? नहीं, स्टॉप नहीं हुआ, ये धीरे धीरे नीचे आ गया, तो जब ये नीचे आ गया तो ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, कोई नहीं ट्रेड नहीं मिला। अब करा तो तब बाय किया? नहीं, हमारा कहानी क्या है कि जब तुम एक बॉक्स के अंदर चलो, इस बॉक्स को क्रॉस करो, तुम डाउन ट्रेंड से निकल जाओ। डाउन ट्रेंड से कब निकलेगा, जब इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चल जाएगा, तो इस डाउन ट्रेंड को क्रॉस करेगा। आप बाय कहाँ करते? जैसे ये लाइन ब्रेक होगा, अब करता तब करते। लाइन ब्रेक होता निकल जाए, ये मतलब यहाँ पे ये कर लिए। अब ड्यूरिंग द मार्केट जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो ये सब जगह में एक सपोर्ट हो रहा था, तो जब ये सब जगह में सपोर्ट रहा था, इसको ऐसे यूज कर लेंगे। सर कितना का चेंजेस होता तब मान लेते कि वो बढ़ रहा है, कितने का चेंजेस, पैसा कितना चेंज होता है? इस लाइन को क्रॉस करेगा तो हम मान लेंगे, रुपया से मतलब नहीं स्कैल्पिंग है। हो गया क्या? नहीं, स्कैल्पिंग ही नहीं है, स्कैल्पिंग मतलब 2-5 मिनट में एंट्री करना होता है, स्कैल्पिंग में माथा खराब हो जाएगा, बहुत बहुत दिन भर में बहुत ट्रेड हो जाता है स्कैल्पिंग में। अब ये हम क्या, तुम्हारा क्वेश्चन है कितना रुपया, रुपया पे डिफाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि निफ्टी 25,000 का है, उसके लिए 5 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन जो स्टॉक 100 रुपये का है उसके लिए 5 रुपये 5% है। तो इसीलिए सिर्फ ये लाइन ब्रेक करे, कोई भी स्टॉक हो, कितना भी महंगा सस्ता हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्रॉस किया तभी जाके हम इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पैटर्न है। ऊपर में जो हायर वाला लाइन है, जो डाउन ट्रेंड का ऊपर हाई वाला है, उसको ब्रेक करेगा तब। ठीक है, सर जिस दिन मार्केट सब क्रैश होता है सर, तो एक बार सीधा लाइन बनाता है, हाँ, जैसे आप उस दिन ये सारा पैटर्न काम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। नहीं, उस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक। इतना सारा चीज़ क्यों बता रहे अगर एक ही काम करता तो, क्योंकि इतना सारा चीज़ तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, एक ही काम नहीं करता है, और तुम लोग नहीं कर रहे हो। ये चीज़ बता दे रहे कि देखो ये प्राइस पैटर्न खत्म हुआ ना, ये प्राइस पैटर्न खत्म हुआ, अब इसको अगर ट्रेड नहीं करोगे या उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेक्निकल खत्म है, अब कुछ है नहीं। सर के पास जो बुक दिए उसमें देख लो एक बार टेक्निकल में और क्या है। चल ना भाई, फिबोनाची बोल के एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग उसको फिबोनाची बोलते हैं और बहुत लोग उसको फिबोनाची बोलते हैं, इंडिया में उसको नाची बोलते हैं और वहाँ पे नाकी बोलते हैं। हाँ, तो उसका सेटिंग हो जाता ये है, और रिट्रेसमेंट, क्या क्या बोली, हाँ, बट इंडिया में बोलते हैं इसको, ठीक है, एच नहीं है इसीलिए, बट वो लोग फिबोनाची बोलते हैं क्योंकि क वर्ड का यूज जापानीज लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक नंबर है, अगर हम लोग 12th का कंप्यूटर याद करें तो वहाँ पे बाइनरी नंबर करके एक था, तो काइंड ऑफ ऐसा ही, बट पूरा बाइनरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ इस तरह का नंबर है, 0 से स्टार्ट है, 1, फिर 1, 2, 3, 5, 8 और 13, 21। अभी हम नंबर क्यों लिख रहे हैं हमको याद नहीं है, सिर्फ 2 नंबर याद रखने से पूरा फिब स्केल बन जाएगा, ठीक है। और वो नंबर क्या है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझना, मार्केट में बहुत काम आता है, जापानीज लोग जो अपना बना के रखा है ना, वो मार्केट में हमेशा काम आता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, 0 और 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इससे ये पूरा नंबर क्रिएट हो सकता है, इन्फिनाइट है एकदम, कहाँ तक है, कोई एंड इसका नहीं है। सिर्फ 2 ही नंबर तुम्हारे पास होगा और पूरा फिब स्केल बनाना है कि वो बनेगा कैसे। 0 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, 1 1 को ऐड करेंगे 2 1 3 2 5 3 8 5 13 और 8, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 34, यहाँ पे 55 हुआ ना, फिर इनको ऐड करेंगे तो कुछ है 89, ऐसा कुछ है, तो सिर्फ 2 को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये कहीं तक भी जा सकता है, कोई एंड इसका नहीं होगा, 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ कहीं तक भी पहुंच जाएगा, 2 लास्ट का ऐड करते करते।
उतना जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट क्या है, 0 1 से स्टार्ट है और लास्ट 2 को हम लोग ऐड करते चल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, एक बार खुद से कैलकुलेट करो कि अब जैसे ये हमारे पास लास्ट 2 नंबर है 89 और 55, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर निकल के आ रहा है, करो तो एक बार। 89 डिवाइडेड बाई 55 कौन सा नंबर आ रहा है? 1.61, ठीक है। 55 से 34 को डिवाइड करो, 34। अब 34 से 21, 1.6190। अब वापस उल्टा और 21 से 13, ये सारा 1.61 आ रहा है। समझ में आई? नहीं है, सिर्फ इन दोनों को जैसे जोड़ते जा रहे थे ना, इस बार डिवाइड करते जाएंगे तो एक रेशियो निकल के आ रहा है 1.6 का, ठीक है। और एक मतलब लास्ट 2 डिजिट तुम किसी को भी उठा के डिवाइड कर लो, यही रेशियो निकलेगा, ठीक है। ये जापानीज लोग बनाए, इस रेशियो को गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो के बेसिस में बनाया क्या? रेशियो के बेसिस में नहीं बना है, ये एक रेशियो निकलता है जिसको ये लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं, और इसके बेसिस पे एक स्केल है। अब वो स्केल में ये नंबर डाला हुआ है, ये लोग मानता है कि जब भी प्राइस नीचे आता है तो इस लेवल पे आने के बाद वापस चला जाता है ऊपर। जब भी प्राइस नीचे आता है मैक्सिमम टाइम इस रेशियो को ये लोग गोल्डन रेशियो बोलता है कि यहाँ से ये वापस चला जाता है। अब बड़ा बात है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? सर पूरा लोअर एंड टू हायर। करो तो ड्रॉ, सर आपको ऐसा आप सेटिंग में जैसे देख लीजिए करना ड्रॉ, ठीक है। तो ये रेशियो है हमारा, गोल्डन रेशियो कहलाता है। कैसे इसको ड्रॉ करते हैं हम इस यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, मतलब ये बोर्ड पे नहीं बता पाएंगे, ये सिस्टम में बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ रेशियो यही नहीं है। इस रेशियो को गोल्डन रेशियो बोलता है लोग। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो निकल के आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो निकल के आएगा। तो इसमें रेशियो बहुत है, लेकिन इस रेशियो को लोग बहुत रिस्पेक्ट देता है क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है, क्योंकि ये निकला भी कैसे है, जैसे हम लोग ऐड करके निकाले हैं, डिवाइड करके लोग निकाला है। तो ये रेशियो है जिसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और सिर्फ ये लोग मार्केट में ही नहीं, हर जगह बोलता है कि लाइफ का ये भी एवरेज है, जहाँ से ये लाइफ घूम जाता है 1.6 ही तुम्हारा। अब ये लाइफ पे कैसे मतलब वो करेगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट में नहीं है कि इस पर डिस्कस करें, कभी टाइम मिला तो उस पर करेंगे, बट ये ड्रॉ कैसे करते एक बार देख लो।